Hello friends, good morning to all of you. Welcome to our class 6. आज हम पार्ट 2 वर्ण विचार स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 1 भाषा और व्याकरण था जो कि कंप्लीट हो चुका है। उसकी एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर सब कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने उसे नहीं किया है या उस क्लास से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है एक्सप्लेनेशन का, एक्सरसाइजेस का सॉल्व करने का, तो आप पहले उसे देख लीजिए। ठीक है, और आज हमारा पार्ट 2 वर्ण विचार स्टार्ट होगा। तो वर्ण विचार जो है, सबसे पहले हम वर्ण से स्टार्ट करते हैं। वर्ण क्या है? ठीक है, जब जो वर्ण होता है, वर्ण सपोज अ, ई, क, ख, ग, ड़, च, छ, ठीक, कोई एक ले लीजिए, एक अक्षर। तो जो वर्ण होता है उसके मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। ठीक है, वर्णों के मेल से हम शब्द बनाते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनाते हैं। और वाक्य जब एक के बाद एक वाक्य को जब हम जोड़ते हैं तो उससे क्या होता है, उसको वाक्यों को मिलाकर हम कहानियाँ बनाते हैं, निबंध लिखते हैं, नाटक लिखते हैं, ठीक है, उपन्यास लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं। ठीक, और इस तरह क्या होता है, हमारी भाषा का निर्माण हो जाता है, हम भाषा का निर्माण कर लेते हैं। तो जो हम ये बोलते हैं, बोल के जो हम वाक्यों को जोड़ करके ही तो एक भाषा बनाते हैं। हम अपनी बात किसी को बता रहे हैं, ठीक है, आपने 5-6 लाइनों की एक बात बता दी, तो आपने उसमें क्या किया है, छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ा होता है और उन वाक्यों को जोड़कर ही हम अपनी बात किसी दूसरे को बताते हैं। तो इस तरह जो वर्ण है वही मूल इकाई है। ठीक, जो वर्ण है वही इकाई है, उसके बिना भाषा का निर्माण नहीं हो सकता है। अगर वर्ण नहीं होंगे तो शब्द नहीं बनेंगे, शब्द नहीं बनेंगे तो वाक्य नहीं बनेंगे, और वाक्य नहीं होंगे तो भाषा का निर्माण नहीं हो सकता। तो जो वर्ण हैं वो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि मानी जाती है। ठीक है, वर्ण सबसे छोटी ध्वनि होती है और उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसके खंड नहीं किए जा सकते हैं। ठीक, तो वर्ण के बिना भाषा का निर्माण नहीं हो सकता है। तो वर्ण क्या है? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड न किए जा सके वर्ण कहलाती है। ठीक है, तो वर्ण क्या है? वह छोटी से छोटी ध्वनि होती है जिसके खंड नहीं किए जा सकते, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता, वह वर्ण कहलाती है। ठीक है ना, तो वर्ण के बगैर आप ना शब्द बना सकते हैं ना वाक्य बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या होता है? जब आप वर्णों को, सारे वर्णों को जब आप एक निश्चित क्रम में लिख देते हैं, जैसे ये वर्ण लिखे हुए हैं, क, ख, च, छ, ठीक है, श, स, ह, ये क्या है? ये कोई क्रम नहीं है, ये अनिश्चित रूप में लिखे हुए हैं। ठीक, इनका कोई भी क्रम नहीं है। और जब आप इनको एक निश्चित क्रम में लगा करके लिखते हैं, जैसे का के बाद खा, खा के बाद ग, ग के बाद घा, घ के बाद उआ, ठीक, च, छ, ज, झ, इया, ठीक है। तो जब आप इसको इस तरह से निश्चित क्रम में लगा करके लिखते हैं तो ये जो वर्णों का समूह है वो क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, वर्णों का एक निश्चित क्रम वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, वर्णों का एक निश्चित क्रम वर्णमाला कहलाता है कि जब आपने सारे वर्णों को एक निश्चित क्रम के साथ में लगा दिया तो वो क्रम वर्णमाला कहलाएगा। लेकिन जब ये इस तरह से का के बाद खा आ गया, खा के बाद चा आ गया, छ आ गया, श, सा, हा, कुछ भी लिख दिया आपने, तो ये निश्चित क्रम नहीं हुआ, ये अनिश्चित क्रम है और ये वर्णमाला नहीं कहलाएगा। जब आप वर्णों को निश्चित क्रम में रखेंगे तभी ये वर्णमाला कहलाएगा। ठीक है,
कितने होते हैं? वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 है, यानी 52 है। ठीक है, तो जो वर्णों का जो एक निश्चित क्रम होता है, जब हम वर्णों को एक निश्चित क्रम से निश्चित लाइन से लिखते हैं तो वो वर्णमाला कहलाती है, और वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। ठीक है, कैसे होती है ये भी हम वर्णमाला बना करके देख लेंगे कि 52 शब्द जो होते वर्ण जो होते हैं उसमें कौन कौन से होते हैं। तो जो वर्ण होते हैं, वर्णों के आधार पर जब हम देखें तो इसके दो भाग होते हैं, दो भेद होते हैं वर्णों के। कौन कौन से? नंबर 1 होता है इसका स्वर। ठीक है, वर्ण के दो भेद होते हैं, दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 है स्वर एंड नंबर 2 है व्यंजन। तो जो स्वर है वो क्या है और स्वर कौन कौन से होते हैं? अ आ, ई उ ऊ, री ए ओ और औ। तो ये कितना हो गया टोटल? 9, 10, 11। तो हमारे जो स्वर होते हैं उसकी संख्या होती है 11। और स्वर होते क्या हैं? तो ऐसे वर्ण जो कि स्वतंत्र रूप से बोले जा सकें, जिन वर्णों को हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं और जिनको बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वह वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। यह कितने होते हैं? अभी काउंटिंग की थी, 11 होते हैं। ठीक है, अब आ गया हमारा स्वर के भेद। तो स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। नंबर 1 हर्ष स्वर। ठीक, तो जो हर्ष स्वर होते हैं वो ऐसे स्वर जिनको बोलने में बहुत थोड़ा सा समय लगता है। कितना समय लगता है जिनको बोलने में? बहुत थोड़ा सा समय लगता है। तो इन स्वरों को हर्ष स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। कौन कौन से होते हैं? इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, और ये कौन कौन से होते हैं? अ, ई, ऊ और री। ठीक है, इतने होते हैं बस ये। तो पहले 1 मिनट, ये 4 होते हैं। ठीक है, इसको मेंशन कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे। यह 4 होते हैं। कौन कौन से? आ, ई, ऊ और री। आ, ई, ऊ और री। इनके उच्चारण में कितना समय लगता है? बहुत थोड़ा सा समय लगता है, और ये आ, ई, ऊ, री होता है। ठीक है, नंबर 2 है आपका दीर्घ स्वर। तो जब आप इनको बोलते हैं तो इनके उच्चारण में हर स्वर से डबल समय लगता है, 2 गुना समय लगता है। ठीक है, इनके उच्चारण में हर स्वर से 2 गुना समय लगता है। ओके, दीर्घ स्वर में हर स्वर से 2 गुना समय लगता है। यह 7 होते हैं। कौन कौन से हैं? आ, ई,
ऊ, ए, ओ और औ। ठीक है। जो हर्ष स्वर, देखिए स्वर के भेद, स्वर के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 हर्ष स्वर, इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, बहुत थोड़े से समय में बोल लिए जाते हैं। और ये कितने होते हैं संख्या में? सिर्फ 4 होते हैं। ठीक है। अ, ई, उ, री, अ, ई, उ, री। लेकिन जो दीर्घ स्वर होते हैं इनके उच्चारण में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है। कितना समय? 2 गुना समय लगता है। और ये संख्या में 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, ओ और औ। नंबर 3 है आपका प्लुत स्वर, इनके उच्चारण में हर्ष और दीर्घ से भी अधिक समय लगता है। ठीक है ना। जैसे बोल के देखते हैं क्यों लगता है। ओम, राम, है ना। आपने इससे बनेगा शब्द बोले, इससे बने शब्द भी लिख लेते हैं। ठीक है। इससे बने भी कुछ शब्द लिख लेते हैं। अनार, औरत, ईख, ऊन आदि। इनके उच्चारण में बहुत थोड़ा समय लगता है। देखिए अकबर, इधर, उधर, यानी कोई मात्रा नहीं लगी हुई है इस पे अभी। ठीक है। और आपने बहुत जल्दी से बोल दिया इसे। और दीर्घ स्वर के उच्चारण में इससे 2 गुना समय लगता है। इसको बोलने में आपको जो आपका जो आवाज़ है वो आपको निकालनी पड़ती है खींचकर। जैसे अनार, औरत, ईख, ऊन, है ना, आम। और जो हमारा प्लुत स्वर है इसके उच्चारण में हर्ष और दीर्घ से भी अधिक, इन दोनों से ज़्यादा यानी कि 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। इसमें तो जितना लगता है इसमें उससे 2 गुना लग गया। ठीक है। और प्लुत स्वर में उससे 3 गुना ज़्यादा लगता है। जैसे ओम, राम आदि, यानी कि आपको बिल्कुल ज़्यादा से खींच की आवाज़ निकालनी होती है अपने गले से। ओके। ये तो हमारे स्वर हो गए। स्वर के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। ये कंप्लीट हो गया आपका स्वर की मात्रा। तो मात्राएं क्या होती हैं? जब आप स्वर को व्यंजन के साथ में मिला देते हैं तब क्या होता है? उसका रूप परिवर्तन हो जाता है, उसका रूप बदल जाता है। तो ये जो बदला हुआ रूप होता है यही मात्रा कहलाता है। ठीक है। स्वर का व्यंजन के साथ जुड़ने पर जो रूप परिवर्तन होता है उसे मात्रा कहते हैं। ठीक है। जैसे आप देखिए ये आ लिखा हुआ है। ठीक है। ये तो स्वर है। ये का लिखा हुआ है, ये क्या है? व्यंजन। और ये स्वर। तो अभी जो आपका जो व्यंजन है तो व्यंजन को आप स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते हैं। उसके बोलने के लिए आपको स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो जैसे ये जब आपने हलंत लगाया तो ये अभी अपूर्ण है। ठीक है। तो आपने इसे पूर्ण करने के लिए आ को मिलाया और तब लिखा, तो अब ये हमारा बन गया पूर्ण व्यंजन। अब आप जब इसमें मात्रा को मिलाएंगे तो का और आ। ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा, का पर आती मात्रा का। ठीक, तो इसका क्या हुआ, रूप बदल गया। तो ये जो रूप बदल गया यही क्या कहलाता है, हमारा मात्रा कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। वर्ण क्या होता है, वह छोटी से छोटी ध्वनि, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके खंड नहीं किए जा सकते, जिसको हम विभाजित अलग अलग नहीं कर सकते हैं, वह वर्ण कहलाती है। और वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण के 2 भेद होते हैं, नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। ओके, और वर्णमाला क्या होती है, वर्णों का एक निश्चित क्रम में लगा होना। जब हम वर्णों को निश्चित क्रम में लगा देते हैं तो वो वर्णमाला कहलाती है। और कुल वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 52। स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं वे स्वर होते हैं। कितने, इसके कितने भेद होते हैं, स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो जो हर्ष स्वर होता है हमारा, उसमें बहुत थोड़ा सा समय लगता है, बहुत कम टाइम में हम जो है उसको बोल लेते हैं, और ये 4 होते हैं। दीर्घ स्वर को बोलने में हर्ष स्वर से 2 गुना टाइम लगता है, डबल टाइम लगता है, और ये संख्या में 7 होते हैं। और प्लुत स्वर को बोलने में हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा टाइम लगता है। और इसको किस तरह से बोलते हैं, जैसे ओम बोला आपने, राम बोला, यानी आपने बिल्कुल साउंड को गले से खींच के निकाला है और बहुत ज़्यादा उसको थोड़ा खींचा है। ओके, तो ये तो हमारा स्वर और उसके भेद हो गए। मात्रा को देख लीजिए, मात्रा क्या होती है, स्वरों की ही बनी हुई होती हैं। 11 स्वर होते हैं हमारे, आ की कोई मात्रा नहीं होती है। तो आ से लेकर अ तक के जितने भी स्वर होते हैं उनकी मात्राएं मिलकर 10 होती हैं। और जब स्वर और व्यंजन को मिलाकर के हम लिखते हैं, ठीक है, जब स्वर का व्यंजन के साथ जुड़ने पर रूप परिवर्तित होता है तो ये परिवर्तित रूप ही मात्रा कहलाता है। जैसे आपने देखा, आ में का में आपने आ को जब मिलाया तो का बन गया, ठीक है ना, तो ये इसकी का की मात्रा हो गई। ओके, अब हम देखते हैं व्यंजन। व्यंजन वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोली जा सकती। क्या कहलाती हैं, व्यंजन कहलाती हैं। ठीक है, ऐसी ध्वनियाँ जिनको बोलने के लिए आप, जिनको स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते हैं, जिनको बोलने के लिए आपको स्वरों की सहायता लेनी ही लेनी पड़ेगी। स्वतंत्र स्वर क्या है, वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उसको बोलने के लिए आपको व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी, ना किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ेगी। लेकिन जब आप व्यंजन को बोलेंगे या व्यंजन का प्रयोग करेंगे तब आपको स्वर की सहायता लेनी ही पड़ेगी। इसलिए ये स्वतंत्र रूप से नहीं बोली जा सकती हैं। इसको बोलने के लिए हम क्या करते हैं, अन्य वर्ण यानी स्वर की सहायता लेते हैं, इसलिए हम इसे व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन के भेद, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 स्पर्श व्यंजन। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, जैसे आपने स्वर को पढ़ा हुआ है कि किसके उच्चारण में, किस स्वर के उच्चारण में कितना समय लगता है। ठीक है, जैसे हर स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से कम समय लगता है और दीर्घ स्वर के उच्चारण में प्लुत स्वर से कम समय लगता है। तो ऐसे ही व्यंजन है, व्यंजन में जो व्यंजन के हमारे भेद हैं 3 होते हैं।
मेंशन कर लेते हैं यहाँ। व्यंजन के 3 भेद हैं, ठीक है। नंबर 1 है स्पर्श व्यंजन। तो जो स्पर्श व्यंजन है हमारे, तो का से लेकर माँ तक के भी जितने भी व्यंजन होते हैं वो सब हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। का से माँ तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। और जब इसमें उसमें क्या हुआ था, स्वर में हमने अभी पढ़ा है कि जब आप उसको बोलते हैं तो उसमें कितना समय लगता है ये देखा है। और व्यंजन में कौन सा जो वर्ण है, कौन सा अक्षर है वो कहाँ से बोला जाएगा। जैसे देखिए इसके क्या है, इसके 5 वर्ग होते हैं, इसके 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से होते हैं 5 वर्ग? देखिए का वर्ग जो होता है उसमें क ख ग घ वहाँ तक के व्यंजन होते हैं। और जब आप इसका उच्चारण स्थान देखेंगे तो वो कंठ यानी गला होता है। जब का ख ग घ उँ, तो जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो आपका जो आवाज़ है, आपका जो ध्वनि है वो गले से निकलेगी, ठीक है। च वर्ग में च छ ज झ इया, ये जब आप बोलेंगे च छ ज झ इया तो इसका जो उच्चारण स्थान है वो तालु है। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ळ और ळ ळ, ये आप मूर्धा, ठीक है। त वर्ग त थ द ध न दंत। और पा वर्ग में पा फा बा भा मा ओष्ठ यानी होंठ, ठीक है। ये आपको 5 वर्ग में विभाजित करके दिया हुआ है। का से माँ तक के जितने भी वर्ण अक्षर हैं वो आपको 5 वर्गों में विभाजित करके दे रखे हैं, जिससे आसानी से आपको पता चल जाए कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। ये आपके पेज नंबर 14 पे चार्ट है, वो दिखा रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो इसको आप बार बार पढ़ेंगे जब, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि किन वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है या ओष्ठ है, ठीक है ना। अब हमारा नंबर 2 पर है अंतस्थ व्यंजन। ये 4 होते हैं और इनका उच्चारण स्थान जो होता है वो केवल कंठ होता है, कंठ से होता है। और यह संख्या में 4 हैं। कौन कौन से हैं? देखिए का से लेकर माँ तक, का से लेकर जो माँ तक के हैं वह व्यंजन, वो तो आपके स्पर्श व्यंजन में है, ठीक है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। का इनका उच्चारण कंठ से होता है और यह संख्या में 4 हैं, ठीक है। तो का से लेकर जो माँ तक के हैं वो तो स्पर्श व्यंजन में आते हैं। तो माँ के बाद या, रा, ला और वा, या, रा, ला और वा, ये जो है हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं और उनका जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ होता है। नंबर 3 है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ठीक है। तो इनको बोलने में क्या है, इनको बोलने में जो मतलब जब हम बोलते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है जब हम इनको बोलते हैं, ठीक है। और ये कौन कौन से होते हैं, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी 4 हैं, यह भी संख्या में 4 होते हैं, ठीक। कौन कौन से? य, र, ल, व के बाद आ गया हमारा शा, श, सा और हा, ठीक है। और इनके उच्चारण में क्या होता है,
वायु घर्षण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, इनके उच्चारण में वायु घर्षण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ये भी संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शा, शा और स, ह। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा संयुक्त व्यंजन। इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं। ये 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी 4 होते हैं। श, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा द्वित्व व्यंजन। ये किस तरह से बने होते हैं? ये एक जैसे वर्ण से ही बने होते हैं, इसलिए इनको द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे आपने लिखा पत्ता, ठीक है, तो इसमें देखो प और ता और ता, यानी आपका जो ता है वो 2 बार आया है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? द्वित्व व्यंजन। ठीक है, उसके बाद आते हैं अनुस्वार। और नेक्स्ट अनुनासिक एंड वन मोर विसर्ग। ठीक है, इन तीनों को भी क्लियर करते हैं, हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो अनुस्वार क्या होता है? इसको हम इस बिंदु से पहचानते हैं। अनुनासिक को हम इस चंद्र बिंदु से पहचानते हैं और विसर्ग को इन बिंदुओं से पहचानते हैं। तो अनुस्वार यानी शब्द के ऊपर लगने वाला बिंदु, शब्द के ऊपर लगने वाला बिंदु अनुस्वार कहलाता है। जैसे पंख, ये लगा इस पर, शंख ये यहाँ लगा है ना, ढंग ये लगा। शब्द के ऊपर लगने वाला चंद्र बिंदु, शब्द के ऊपर लगने वाला चंद्र बिंदु, ऐसे लगता है ये। ठीक है, अनुनासिक कहलाता है। जैसे चंद्रमा है ना, हंसना आदि। ठीक, विसर्ग ये क्या है? ये है शब्द के मध्य या अंत में लगाया जाता है। या तो आप बीच में मध्य यानी या तो आप बीच में लगाएंगे या फिर इसके अंत में सबसे आखिर में लगाएंगे।
लगाया जाता है। जैसे देखिए ज़रा, प्रातः ये आपने अंत में लगा दिया, दुखी ये आपने बीच में लगा दिया, है ना। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि वे ध्वनियाँ जिनकी उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है और इनको आप स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते हैं, ये क्या कहलाती हैं? व्यंजन कहलाती हैं। ठीक है, इसके 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, का से लेकर माँ तक के जो वर्ण होते हैं वह स्पर्श व्यंजन में आते हैं। ठीक है, इसके 5 वर्ग होते हैं जो मैंने अभी आपको बुक में दिखाए थे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ठीक है, ता वर्ग, और लास्ट वन था आपका पा वर्ग। तो इसके जो 5 वर्ग हैं वो इसलिए किए हैं ताकि जो 5 वर्ग में जो 5 आपके जो अक्षर दे रखे हैं उसका उच्चारण स्थान आपको याद रहे और उसका उच्चारण स्थान आपको पता भी चल जाए। अंतस्थ व्यंजन, इनका उच्चारण कंठ से ही होता है जो कि भीतर से निकलता है। ठीक है, जैसे य, र, ल, व, ये 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन, ये भी संख्या में 4 होते हैं, और स, श, स और हा, और इनके उच्चारण में क्या होता है? वायु घर्षण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन, ये भी 4 होते हैं, और ये संयुक्त व्यंजन इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं, 2 व्यंजनों से मिलकर एक व्यंजन बनता है। ठीक, द्वित्व व्यंजन, एक जैसे वर्ड से, एक जैसे व्यंजन से जो है इसका शब्द बनता है। जैसे आपने देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अनुस्वार, जो शब्द के ऊपर लगने वाला बिंदु होता है वो अनुस्वार कहलाता है हमारा। ठीक, शब्द के ऊपर लगने वाला चंद्र बिंदु अनुनासिक कहलाता है, और विसर्ग ये शब्द के अंत में लगता है या मध्य में लगता है, इस तरह से। और एक और होता है हलंत। हलंत, तो इसमें क्या है आपका हलंत में? ये जब ये लग जाता है किसी भी व्यंजन में, ठीक है, तो वो जब कोई व्यंजन स्वर रहित होता है, जब उसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ होता है तो हलंत लगाते हैं हम वहाँ पर। जब उसमें स्वर जोड़कर हम उसको पूर्ण कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा पूर्ण व्यंजन हो जाता है और हलंत हट जाता है, यानी कि हलंत स्वर रहित व्यंजन में लगाया जाता है। ठीक है, आप इतना समझ लीजिए कि स्वर रहित व्यंजन में हलंत लगाया जाता है। तो जो हमारी वर्णमाला होती है, देखिए वर्णमाला 2 पार्ट्स में होती है, आ, ई, उ, री, ए, ओ। ठीक है, अंग, आहा। तो अंग, आहा तक जो हमारे ओ तक के जो वर्ण होते हैं वो तो स्वर कहलाते हैं, और जो अंग और आहा हो गया वो अयोगवाह कहलाता है। ठीक है ना। जो हमारे का से लेकर के ज्ञा तक के जो वर्ण हैं, शा तक के वर्ण, वो व्यंजन होते हैं। उसमें से जो 4 वर्ण होते हैं, 4 व्यंजन होते हैं, श, त्र, ज्ञ और श्र, वो हमारे क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं।